friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is crystal field splitting in tetragonal and square planar complexes. आज हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की डिस्कशन करेंगे। ऑक्टाहेड्रल में हम पहले कर चुके हैं, टेट्राहेड्रल में भी हम कर चुके हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वो लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं, आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर बीना की साइंस पे जाके उनको देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज हम देखेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस सब जानते हैं कि स्क्वायर की फॉर्म में प्लेन में होते हैं, जबकि टेट्रागोनल कैसे होते हैं ये हमें समझना है और इसमें स्प्लिटिंग को देखना है। ये आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल में जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जब तक वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, उनकी जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी नीचे होती है, उनमें 5 फोल्ड डीजेनरेसी होती है। और इस समय जो मेटल का इलेक्ट्रिक फील्ड है जितना भी, वो क्या होता है, सिमेट्रिकली और स्फेरिकल होता है। लेकिन जब उसके पास 6 लिगेंड्स आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रली, तो वो अपना 6 का एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये मेटल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, और उसमें किसी ऑर्बिटल की एनर्जी कम और किसी की ज्यादा हो जाती है। तो हम देखते हैं कि 2 की एनर्जी ज्यादा और 3 की एनर्जी कम होती है। इनको हम T2G और इसको हम EG कहते हैं, और इनकी जो एवरेज एनर्जी होती है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो एवरेज एनर्जी जो ओरिजिनल मेटल था उससे अधिक होती है, साथ में T2G की एनर्जी इन कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे इससे अधिक ही होती है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है कि कॉम्प्लेक्स बनने के बाद 5 ही डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी अधिक हो जाती है, लेकिन किसी की कम अधिक होती है, किसी की ज्यादा अधिक होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है। ये देखिए, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसमें आप देख रहे हैं 4 लिगेंड्स कॉर्नर पे हैं, एक अबव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन, और मेटल कहाँ है, सेंटर में, इसके अंदर है, और वो इन सबसे बॉन्ड बना रहा है। अगर उस मेटल की डिस्टेंस इस लिगेंड के साथ बॉन्ड डिस्टेंस इक्वल है इसके, इसके, इसके और ऊपर और नीचे से, तो ये जो 8 सरफेस बनती हैं ये क्या होती हैं, इक्वी डायमेंशनल होती हैं। इनकी जो मेजरमेंट है वो बराबर होती है। इनको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। लेकिन टेट्रागोनल में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो 2 ट्रांस लिगेंड्स हैं, वेदर ये दोनों ट्रांस हो सकते हैं या ये वाले 2 या फिर ये 2, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से स्ट्रेच हो जाते हैं, ज्यादा बड़े हो जाते हैं, नीचे की तरफ भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो इस कारण से तो अब जो शेप बनेगी ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन अगर ये यहाँ होता तो अब मैं इसको अगर ये ऐसे मिक्स करती तो क्या देखती, ये चीज कम और ये वाली चीज क्या होती, ज्यादा होती। तो ये वाली आर्म ज्यादा होगी, तो अब हम इसको टेट्रागोनल शेप कहते हैं। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जब हमने ऑक्टाहेड्रल की बात की थी तो मैंने आपको समझाया था कि ये एक क्यूब में, ऑक्टाहेड्रल में कहाँ होता है, लिगेंड्स की पोजीशन कहाँ होती है, फेस के सेंटर पे। ये देखो, ये इस समय फेस के सेंटर पे है, ये ऊपर भी फेस के सेंटर में, यहाँ पे भी फेस के सेंटर, नीचे भी फेस के सेंटर पे लिगेंड्स होते हैं। अब अगर हम एज्यूम करें कि ये वाला लिगेंड बड़ा हो गया, इसी तरह से ये वाली बॉन्ड लेंथ भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो जो शेप बनेगी वो टेट्रागोनल होगी। हम देखेंगे कि कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम और कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है। ये जो 3 ऑर्बिटल्स थे ये कौन से थे, DXY, DYZ, DZX,
जबकि ये थे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इनको हम इक्वल एनर्जी का मानते थे, इसीलिए हम इन्हें डबली डी जनरेट करते थे। लेकिन अब जब दो ट्रांस, देखो अब ये ट्रांस वाले लिगेंड्स क्या हो गए, थोड़े से स्ट्रेच हो गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलोंगेशन। इसको हम इलोंगेशन भी कहते हैं जब ट्रांस पोजीशन के दो बॉन्ड्स क्या होते हैं, थोड़े से अधिक इलोंगेट हो जाते हैं या लंबे हो जाते हैं। इस सिचुएशन में आप देखो ये कौन सी एक्सिस थी, ये एक्सिस थी जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस पे आपने देखा कि लिगेंड दूर चला गया, लिगेंड दूर चला गया तो इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्शन क्या मिलेगा, कम। जबकि ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसमें लिगेंड वहीं पे है तो इसको रिपल्शन क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। तो इसीलिए ये जो इजी ऑर्बिटल थे दे फर्दर गेट स्प्लिटेड। तो यहाँ जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और जो डी जेड स्क्वायर है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। सेम वे में ये जो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल होते हैं, ये कहाँ होते हैं, हमने इनको पढ़ा था कि ये ऑर्बिटल्स आपके एज के सेंटर पे होते हैं, इधर इस एज के सेंटर पे ऐसे। तो एक्स वाई कहाँ था, एक्स, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो एक्स वाई इस एज पे था और वाई जेड कहाँ था। आप ध्यान दो कि ये वाली वाई है और ये जेड है तो इन एक्सिस पे होगा, इन एक्सिस पे, और जेड एक्स कहाँ होगा, ये एक्स है और ये जेड है तो इनके बीच में यहाँ पे होगा। तो ध्यान दो जब जेड वाला लिगेंड दूर चला गया तो जो लोब्स इधर आ रहे थे, इधर यानी कि एक्स जेड और वाई जेड वाले, उनसे भी दूर चला गया। ऐसे ही ये एक्स जेड और वाई जेड वाले थे, इनसे भी लिगेंड क्या हो गया, दूर हो गया। अब जब दूर हो गया तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं, ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स जेड डी वाई जेड, इनकी एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई, तो वो एक्स डी एक्स वाई यहाँ होगा बीच में। तो यहाँ तो चार लिगेंड्स बैठे हैं क्योंकि आपने बिल्कुल पास इनको तो डिस्टर्ब नहीं किया था, खाली ऊपर और नीचे वालों को किया था। तो इसलिए इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। और आप क्या देखते हो, ये जो डी एक्स वाई है इसकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा हो गई, इसमें भी क्या होती है, फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है। इसी पैटर्न में अगर हम इस इलोंगेशन वाले प्रोसेस को और इंक्रीज करते जाएं और हम क्या देखें कि इतना इंक्रीज कर दें कि ये जो मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग है ये पूरी ब्रेक हो जाए। जब ये ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा, ऊपर के और नीचे के दोनों लिगेंड्स हट जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, सिंपल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करें तो क्या होगा, लिगेंड्स केवल प्लेन में होंगे, एक इधर एक्स वाई इस तरीके से चारों प्लेन में होंगे। तो जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है जो कि अलोंग द या इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड है, वो क्या होगा, उसकी एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और जो जेड स्क्वायर था उसके पास तो अब कोई लिगेंड है ही नहीं उसके सामने, तो उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी। सेम वे में जो ये प्लेनर थे एक्स वाई प्लेन वाले, क्योंकि इनको तो रिपल्शन मिल रहा है और एक्स जेड और वाई जेड वाले जो इधर थे उनको बिल्कुल भी रिपल्शन नहीं मिल रहा। तो इसीलिए ये जो स्प्लिटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की ज्यादा हो गई थी, किससे, डी जेड स्क्वायर से। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये और ज्यादा हो जाएगी और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की सबसे ज्यादा, और इसकी डिक्रीज होते हुए इतनी डिक्रीज हो जाएगी कि इसके लेवल को भी क्रॉस कर जाएगी और ये होगा डी जेड स्क्वायर। जो हमने पैटर्न यहाँ स्टार्ट किया था कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये और ज्यादा हो जाएगी और ये आपको मिलेगा डी एक्स वाई। और इन दोनों की, जिनकी पहले कम हुई थी, और कम हो जाती है और आपको मिलता है डी वाई जेड और डी जेड एक्स। यानी कि जिन ऑर्बिटल्स में जेड डायरेक्शन आ रही है उनकी एनर्जी कम हो जाती है और जिसमें एक्स वाई आ रही है उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो फ्रेंड्स, ये था स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ
d orbitals in square planar complexes and in tetragonal complexes। यहीं पे आपको मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो हमने केस पढ़ा टेट्रागोनल का, ये इलोंगेशन वाला केस पढ़ा, जिसमें दो ट्रांस लिगेंड्स जो हैं इलोंगेट होते हैं, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती है। इसका रिवर्स अगर मैं इसकी बात करूं, दो को उल्टा फ्लैटन कर दूं, प्रेस कर दूं, अभी तो हमने क्या किया था कि इसको और इसको इंक्रीज किया था, अब मैं इसको और फ्लैट कर दूं, थोड़ा सा दबा दूं, नीचे से भी और ऊपर से भी इसको मैं अगर प्रेस कर देती हूँ तो आई विल गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कि ये फ्लैटन हो जाएगा। और आप इसको अगर क्लियरली भी देखना चाहो तो ये इस तरीके का होगा, बिल्कुल फ्लैट सा, लाइकवाइज। ओके, पहले वाले केस में क्या था कि ये वाला बॉन्ड यहां था, तो ये इलोंगेटेड वाला केस था, और जो मैंने अब बाद में बनाया वो कौन सा है, फ्लैटेंड केस। अब इसमें तो रिवर्स हो रहा है, क्या कि जो जेड स्क्वायर है वो ज्यादा पास आ रहा है, एक्स वाई वाला क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, चार बॉन्ड्स दूर जा रहे हैं, ये वाले जो चार बॉन्ड हैं, और जो ऊपर और नीचे वाले थे वो ज्यादा पास आ रहे हैं। तो बताओ क्या इस टेट्रागोनल केस में एनर्जी की स्प्लिटिंग विल रिमेन सेम? नो, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी की जो स्प्लिटिंग है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब एक्स वाई के ज्यादा दूर है तो एक्स वाई की एनर्जी तो कम हो जाएगी, एक्स वाई की एनर्जी कम हो जाएगी, और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सेम वे में यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो एक्स जेड और वाई जेड ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो ये आपको मिलेगा एक्स जेड और ये डी वाई जेड, और नीचे आपको एक ही ऑर्बिटल मिलेगा और इसकी एनर्जी होगी पहले से कम। तो पहले आपने किसकी ज्यादा की थी, एक्स वाई की, तो अब एक्स वाई की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये पैटर्न जो मैंने अब ड्रॉ किया है, दिस इज फॉर टेट्रागोनल केस व्हेन फ्लैटनिंग इज गोइंग ऑन, और जो पहले बनाया था व्हेन इलोंगेशन इज गोइंग ऑन। लेकिन अब इस डायग्राम को अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्क्वायर प्लेनर को, तो इसको आप प्रीवियस वाले से ही पढ़ेंगे, मानी कि इलोंगेशन वाले केस से, क्योंकि इलोंगेशन को ही अगर आप और एक्सटेंड कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, स्क्वायर प्लेनर केस मिलता है। तो जब आप स्क्वायर प्लेनर ड्रॉ करेंगे, बीच में टेट्रागोनल को ड्रॉ करेंगे, तो आप इलोंगेशन वाला केस ही बीच में ड्रॉ करेंगे, और इसको अलग से ड्रॉ करके बताएंगे कि फ्लैटेंड वाले केस में जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सीक्वेंस है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। नाउ वी विल सी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, उनकी एनर्जी स्प्लिट करती है। ये एनर्जी लाइन है। पहले क्या था, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल थी, जब क्या था, वो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड था, यानी कि मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिमेट्रिकली स्फेरिकल थे और इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अब हमने क्या किया, 5 लिगेंड्स लगा दिए, 3 तो क्या किया, प्लेन में 120 डिग्री पे, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन। तो अब इन्होंने क्या किया, पांचों ने मिलके एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप किया इसके चारों तरफ। उस फील्ड की शेप क्या थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे सेंटर में मेटल आयन था और यहाँ पे क्या है, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे, तो ये कितने डिग्री का आपस में है, इस एंगल और इसमें, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में 120, लेकिन 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, एक पेंटागोन, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हमें मिलता है। अब अगर हम इसमें ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑर्बिटल्स कहाँ हैं, ये डी जेड स्क्वायर तो बिल्कुल यही है जहां पे आपको ये 2 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं,
दो लिगेंड्स मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये। तो दो लिगेंड्स तो बिल्कुल ही क्या कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक इसमें और एक। तो नेचुरली इस ऑर्बिटल की एनर्जी तो सबसे ज्यादा होनी ही है और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं dx² y² की। देखो इधर क्या होगा dx² और यहाँ पे क्या होगा dy², लेकिन इस डायरेक्शन में एक भी लिगेंड नहीं है। आप देखो ये इधर से जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, और ये y इसको इधर से क्रॉस कर रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि इसकी एनर्जी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है। और अगर मैं dxy की बात करूं तो ये अगर x ये y था तो dxy कहाँ होगा, इस एज के सेंटर पे होगा। तो अब जब आप इसमें ट्राइंगल रखोगे इस तरीके से, ये मैंने ये ट्राइंगल जब इसके बीच में रखा तो क्या होगा, प्लेन में ही है, क्योंकि x² y² भी और dxy भी आमने सामने नहीं है, लेकिन सेम प्लेन में एग्जिस्ट करता है। और जब सेम प्लेन में है तो पास तो होगा ना, इसीलिए उसकी एनर्जी जो है ये देखो dxy और dx² y² की थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब हम बात करें dxz और dyz की कहाँ होंगे। ये देखो ये z एक्सिस थी, ये x थी, तो xz कहाँ होगा, इस वाले पे, इस तरीके से यूं। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पे क्या है, z वाले लिगेंड तो यहाँ है, ये इससे भी दूर है और प्लेन वाले तीनों लिगेंड से भी दूर है। ऐसे ही yz कहाँ होता है, इधर और इसके बीच में, इन दोनों और इन दोनों एज के सेंटर पे। तो हम क्या देखेंगे कि जो dyz और dzx है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो इसके जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हालांकि ये बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी है वो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। yz zx की सबसे कम, फिर x² y² और xy की उससे ज्यादा और dz² की सबसे ज्यादा। नाउ वी विल स्टडी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या होता है इसमें कि जो मैग्नेट है, जब तक उसके पास कोई लिगेंड नहीं है मेटल एटम के पास, उसके जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसमें प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर उसके चारों तरफ क्या हो जाए, लिगेंड्स आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रली या टेट्राहेड्रली, तो अब उसके कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम, कुछ की ज्यादा हो जाती है। तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो हम पहले तो पांचों की इक्वल एनर्जी मान के करते थे, लेकिन अब हम नहीं कर सकते। हम क्या देखते हैं कि ये दो पार्ट्स में स्प्लिट है, T2g और Eg। तो जिसमें ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन्स पहले उसमें जाते हैं। तो 3 तक अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो चाहे वो मेटल आयन है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स क्या है, वीक फील्ड लिगेंड से बना है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बना है, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है दे रिमेन सेम। लेकिन D4 की अगर हम बात करें तो D4 में अगर वो वीक फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन को जो पेयर कराने के लिए एनर्जी दी जाने वाली है वो ज्यादा है, और ऊपर भेजने के लिए जो गैप है डेल्टा O वो क्या है, कम, डेल्टा O लेस देन P, पेयरिंग एनर्जी। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या जाता है, ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाता है, और हम क्या देखते हैं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। जबकि अगर वही मेटल आयन क्या करे, ऐसे लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो उस केस में स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, और डेल्टा O की वैल्यू ग्रेटर देन है P से। तो अब P को प्रीफर किया जाएगा पेयरिंग को, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाता है। तो आपने देखा कैसे D4 आयन एक ही है, जब वो अकेला है तो वो क्या होगा, 4 के बराबर रखेगा। वीक फील्ड में भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना दिया, यानी कि आपने लिगेंड चेंज कर दिया, तो आपने देखा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्यों चेंज आया, इसको हम वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से इजीली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड। इसीलिए
क्या है, हमें दो टाइप के अलग अलग कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। वीक फील्ड के साथ हमें मिलते हैं हाई स्पिन और स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ मिलते हैं हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अगर इसी तरह हम D5 की बात करें तो या तो वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा वीक फील्ड में या फिर वो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो आपको दो डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कंपाउंड मिलते हैं। और जब पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्पेशली ये वाला केस, इस केस को हम बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस, जबकि ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट अगर D6 होता तो हम क्या देखते कि जो मेटल अकेला है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस केस में जब वीक फील्ड होगा तो क्या होगा, क्योंकि अब पांचों में एक जा चुका, अब उसको पेयरिंग करनी है तो वो पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पेयरिंग करेगा एंड यू विल हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जबकि इसमें वो क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। और इस केस को जब ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, उसको हम बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, नाउ वी आर एबल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। D7 में क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 3। और इसमें हम क्या देखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, number of unpaired electron is equal to 1। तो अगेन यू हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। D8 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 2 अनपेयर्ड, और इसमें भी क्या है, 2 अनपेयर्ड। तो अब चाहे वो लिगेंड कैसा भी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। नाउ वी विल सी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में हम जानते हैं कि जब मेटल अकेला होता है, उसके पास कोई लिगेंड फील्ड नहीं होता, तो उस समय उसके पांचों d ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है। और इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और ये सब क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन जैसे ही मेटल के चारों तरफ कोई एनायन, कोई वाटर मॉलिक्यूल, कोई लिगेंड, कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो अब इसकी एनर्जी जो है स्प्लिट हो जाती है। अब ये स्प्लिटिंग इतनी होगी या इतनी होगी, ये डिपेंड करता है कि जो लिगेंड उसके पास आया है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी पोजीशन कहाँ है। तो हम क्या देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में राइट साइड पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, उनके केस में ये गैप ज्यादा होगा और वीक फील्ड के केस में ये गैप कम होगा। अब अगर इसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल मीन्स T2G टू EG क्या करते हैं, वो ट्रांजिशन करते हैं, जिसको हम T2G टू EG ट्रांजिशन भी बोलते हैं, या हम उसको DD ट्रांजिशन भी कहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन क्या करता है, ये व्हाइट लाइट में से एक या दो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो रेस्ट ऑफ द कलर की लाइट है उसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखने को मिलता है। तो ये देखो, ये मैंने स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया है टाइटेनियम H2O का होल 6+3, ये एक D1 आयन है, क्योंकि टाइटेनियम +3 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D1 है। तो इसका अगर हम देखें तो ये अराउंड 5000 एंगस्ट्रॉम पे क्या करता है, अपनी एब्जॉर्बेंस को मैक्सिमम दिखाता है। और अगर इसको हम वेव नंबर में बात करें फ्रीक्वेंसी में, तो अराउंड 20,000 फ्रीक्वेंसी पे इसका हमें एक पीक मिलता है, और ये ऑलमोस्ट पिंक पर्पलिश कलर का होता है। अब इसकी अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि टाइटेनियम के केस में ये जो ऑर्बिटल्स स्प्लिट हुए, यहां से यहां तक डेल्टा O बनी, ये डेल्टा O के बराबर ही तो उसको एनर्जी चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल टू क्या जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ये काउंट कर लो या आप डेल्टा O काउंट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, जो डेल्टा O है वो E के बराबर होती है, और ये होती है N0 N0 H न्यू। N0 क्या है, यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है, इसको आप HC अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हो। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, जो इसने लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब की है। इसको अगर हम काउंट करें, इनकी वैल्यूज को रखें, तो एवोगैड्रो नंबर विल बी 6.02 10⁻23 एंड प्लैंक्स कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 6.26 into 10⁻⁻34 और वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमने इसकी वेवलेंथ को मीटर में रख दिया 5000 into 10⁻⁻10 मीटर। तो हमें जो इसकी वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, 239। इट मीन्स की 239 किलो जूल एनर्जी वी नीड टू एक्साइट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G to EG in case of titanium।
इसी एनर्जी को आप फ्रीक्वेंसी से भी काउंट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या रखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी। और आप यहाँ पे एक शॉर्टकट भी लगा सकते हो कि 1 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए आप डेल्टा ओ की वैल्यू को काउंट कर सकते हो। जब डेल्टा ओ पता चल जाएगा तो आप ये भी काउंट कर सकते हो कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट उसने एब्जॉर्ब की। तो जो एमिटेड लाइट थी आप उसकी फिर 7 में से एक कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, रेस्ट 6 का आपको पता चल जाएगा। तो यू कैन डिस्कस देयर कलर ऑल्सो। सिमिलरली आप ये बता सकते हो कि जो लिगेंड था उसकी स्ट्रेंथ वीक है तो गैप कम होगा, तो वो क्या होगा, उसको एक्साइट होने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो वो बड़ी वेवलेंथ वाली एनर्जी को, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और जो ट्रांसमिट होगा कलर वो क्या होगा, स्मॉलर वेवलेंथ, यानी कि वो रेड साइड की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ब्लू साइड की लाइट का कलर आपको दिखाई देगा। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो गैप ज्यादा होगा, तो यू नीड मोर एनर्जी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन, और उस केस में क्या होने वाला है कि वो हायर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और आपको कलर मिलेगा रेड साइड की लाइट का। नाउ वी विल डिस्कस कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि D9 इसका कॉन्फ़िगरेशन है एंड इट हैज 9 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आउट ऑफ 9 देयर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम सिर्फ कॉपर प्लस 2 की बात करें तो वो क्या होगा, क्योंकि पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है, चाहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर इधर कहीं भी जाए, देयर विल बी नो एब्जॉर्बेंस ऑफ एनर्जी या रेडिएशंस। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, हम इसको कॉपर सल्फेट 5H2O में कन्वर्ट कर देते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इट हैज 9 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं, एक अनपेयर्ड है। तो अब आप कहेंगे कि जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं इनके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और जो ट्रांजिशन होता है वो किसका होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो ये क्या ऊपर से नीचे आएगा, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे नहीं आता, बल्कि यहाँ से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक होल। तो हम क्या कहते हैं, जो होल पहले ऊपर था, D10 में क्या है, एक भी होल नहीं है। D9 क्या है, D10 -1, यानी कि एक होल उसके अंदर है। तो हम D9 को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 होल। तो यहाँ पे जो होल था वो ऊपर था, और अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो होल क्या होगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं होल फॉर्मुलिज्म। और इसी के कारण से, होल फॉर्मुलिज्म के कारण से क्यों क्या होगा, अब होल ऊपर से नीचे आ गया तो इलेक्ट्रॉन नीचे से क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो हम इसको कहते हैं कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिमिटेशंस में फर्स्ट इसने क्या किया था कि प्योर आयनिक बॉन्ड कंसीडर किया था मेटल के इलेक्ट्रिकल फील्ड में और लिगेंड्स के फील्ड में। पार्शियल कोवलेंट बॉन्डिंग भी एक्सेप्ट नहीं थी। नेक्स्ट, नो मल्टीपल बॉन्डिंग, इसने मल्टीपल बॉन्डिंग कंसिडर नहीं की थी कि मेटल और लिगेंड में कोई मल्टीपल बॉन्डिंग सिग्मा पाई टाइप की भी हो सकती है। नेक्स्ट, इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई लिगेंड आगे या कोई पीछे है तो क्यों है। जैसे वाटर जो है न्यूट्रल है, वो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जबकि जो OH नेगेटिव है वो नेगेटिवली चार्ज होने के बावजूद भी उसकी जो स्ट्रेंथ है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो कम है, वो वीक फील्ड है। सिमिलरली चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफर बैंड्स, जिसके कारण हम मैग्नेट आयन और डाइक्रोमेट आयन के कलर को समझाते हैं कि ये मैग्नेट आयन है, परमैग्नेट आयन, और इसमें ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होता है। फिर बॉन्डिंग से जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं तो ऑक्सीजन से वो अल्टीमेटली, पहले ये ऑक्सीजन के पास है, अब वो किसके पास आ जाते हैं, मेटल के पास आ जाते हैं। तो वो क्या हुआ, लिगेंड से मेटल की तरफ शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके के जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हैं उनको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया था। नेक्स्ट, इसने केवल और केवल डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग और डी ऑर्बिटल्स पे ही सारा फोकस किया था, ऐसे हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर फॉर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। मैंने पहले भी 3 लेक्चर्स दिए हैं, अगर आपने वो मिस किए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर बीना की साइंस पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू।